हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉपुलर मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्या है। इसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देखे थे हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग कौन कौन टेक्निक से जनरेट करते हैं। अब हमारा है प्रेजेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, या कह सकते हैं पॉपुलर मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम। मतलब कि किस किस मेथड के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। तो मेथड तो बहुत सारा था, ठीक है, मेथड हमारा बहुत सारा था। उसमें जो बेस्ट मेथड रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, आप अगर चावल बना रहे हो तो चावल बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। चावल एक आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं भात बनाना, तो वह भात बनाना या चावल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारा होता है, लेकिन उसमें जो बेस्ट प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट का प्रेजेंट कंट्रीब्यूशंस इन इंडिया। जनरली हम लोग इंडिया में देख रहे हैं कि इन इंडिया में कितना है, ठीक है। तो पहला सबसे पॉपुलर मेथड आता है थर्मल पावर जनरेशन सिस्टम। तो थर्मल पावर जनरेशन कहने का मतलब बच्चा हो जाएगा कि कोल के द्वारा, कोयला, उसमें जो प्राइमरी फ्यूल्स रहेगा वह हमारा कोयला रहेगा, और कोयला के द्वारा जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उस मेथड को क्या बोलेंगे, थर्मल पावर या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट का हमारे कंट्री में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 65%। हमारे कंट्री में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है बाबू, 65% का कंट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स कि अगर 65% कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया कि अगर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो 65%, 1000 का 65% हमारा कौन जनरेट करेगा, थर्मल पावर प्लांट जनरेट करेगा। क्लियर है। उसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में जो हमारा इसमें नेचुरल सोर्सेज का यूज करते हैं, डायरेक्ट वाटर के पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया जाता है जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका कितना परसेंटेज है बाबू, 25%। मतलब कि 1000 का 25% किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यह कितना परसेंट है, 3%। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट मींस कहने का मतलब हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट के द्वारा जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और वहां पर इन इंडिया में कितना परसेंट यह कंट्रीब्यूशन है इसका, 3%। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, डीजल एंड विंड पावर प्लांट का भी 3% है, सोलर एंड गैस पावर प्लांट का भी 3% है, और अदर में हमारा 1%। अदर में बहुत सारा आ जाएगा, जियोथर्मल हस्क या बहुत जो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वह हमारा क्या आ जाएगा, अदर में, ठीक है। लेकिन पॉपुलर मेथड में हमारा क्या है, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। क्लियर है। पॉपुलर मेथड में हमारा क्या होगा बाबू, थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। इसी की सहायता से हम लोग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इन इंडिया। क्लियर है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है इन इंडिया, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद तो डीजल एंड विंड टरबाइन हो गया, डीजल एंड विंड पावर प्लांट हमारा अलग से आ जाता है, सोलर एंड गैस पावर प्लांट हमारा आ जाता है। तो उसका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना, ठीक है। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट, और यह थर्मल पावर प्लांट अभी हम लोग क्या देखेंगे, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। यह जो थर्मल पावर प्लांट हम लोग देखेंगे बाबू, यह क्या रहेगा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। हम लोग देखेंगे क्या, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि कोयला के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट देखेंगे तो आपका पहले यह जानना है कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट होता है क्या, तो हमारा जो हेडिंग है थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है। सब कंपोनेंट के बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, विथ एनिमेटेड वीडियो के द्वारा देखेंगे। इसलिए हम सभी स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी एनिमेशन जाता है, एनिमेशन को पूरा देखा करो बाबू। एनिमेशन से बातें दिमाग पे छप जाती है, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत हो लेक्चर्स में तो सीधा हमें मैसेज करें, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा पहला स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। इससे प्रीवियस आपका केवल एनर्जी सोर्स के बारे में बताना था और डिफरेंट मेथड के बारे में बताना था। एक्चुअल में आपका सिलेबस यहीं से दिया गया है
थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो यह जो थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट हम लोग देखेंगे, इसमें जो स्टीम बनाएंगे बाबू, इसमें जो स्टीम बनाएंगे यह किसके द्वारा बनाया जाएगा? कोयला को जलाकर। तो कोयला को जलाकर हम लोग क्या बनाएंगे? स्टीम बनाएंगे, और वह स्टीम के द्वारा आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, या तो इसी को अनदर वे में बोलते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। मतलब कि यह हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो किसकी सहायता से हो रहा है स्टूडेंट? कोयला की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको अनदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो पहले थर्मल पावर प्लांट का बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि किसी पॉट में, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, किसी पॉट में हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वह स्टीम उस बर्तन से बाहर निकलेगा और उसी स्टीम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? टरबाइन चलाएंगे और अल्टरनेटर रोटेट कराएंगे और आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। सिंपल फंडा है कि थर्मल पावर प्लांट है क्या? तो पहले पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म क्या किसकी सहायता से करेंगे? कोयला जलाकर करेंगे। वह जैसे ही वाटर गर्म हो जाएगा तो वह वेपर में कन्वर्ट होगा। दैट वेपर आर यूटिलाइज्ड टू रन द स्टीम टरबाइन एंड देन वी हैव टू रोटेट द अल्टरनेटर शाफ्ट एंड वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द आउटपुट। क्लियर है? क्लियर है फंडा? अब इसी में पूरा का पूरा डिटेल जानना है कि कौन कौन कंपोनेंट होता है और कौन कौन कंपोनेंट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर है? तो हमारा हेडिंग क्या है, मतलब कि थर्मल पावर प्लांट का डिफिनेशन क्या है? तो आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो, थर्मल एनर्जी को ऑब्टेन्ड किया जा रहा है किसकी सहायता से? कोयला जलाकर। और वह थर्मल एनर्जी जो हमारा स्टीम पावर, पानी को गर्म कर कर जनरेट कर रहा है, उसके द्वारा सहायता से हम लोग टरबाइन अल्टरनेटर को रोटेट कराएंगे, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगा, वैसे प्रोडक्शंस को या वैसे जनरेटिंग स्टेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, अ जनरेटिंग स्टेशन, देखिए इसका बेसिक डिफिनेशन क्या है? ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल। तो पहले क्या किया जाता है बाबू, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। पहले चीजों को, बेसिक चीजों को समझिए। अगर बेसिक चीजें समझ जाइएगा तो फिर कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है बाबू? एक जनरेटिंग स्टेशन है, मतलब कि एक वैसा जगह है, पहले दे रहे हैं एक जनरेटिंग स्टेशन कहने का मतलब एक वैसा जगह जहां पर बहुत बल्क क्वांटिटी में कोई मटेरियल बन रहा है, BUL के बल्क क्वांटिटी में हमारा क्या बन रहा है? कोई मटेरियल बन रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि क्या बन रहा है हमको बल्क अमाउंट में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है। कोची के द्वारा मिल रहा है? कोल कंबशन। तो यह जनरेटिंग स्टेशन है, जो कि कैसा जनरेटिंग स्टेशन होगा? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन। मतलब कि आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा, और उस इलेक्ट्रिकल पावर का यूज कर कर हम लोग भूकंपा लाइट जलाएंगे, और यह लाइट के द्वारा हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। ठीक है, तो यह जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें कि प्रोडक्शन कोची होगा बाबू? कोयला को जलाकर जो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा, यह हीट एनर्जी किसके पास ले जाएंगे? पानी के पास, वाटर के पास। अब वाटर इस हीट एनर्जी को लेकर किसमें बदल जाएगा? वेपर में। और यही वेपर के द्वारा हम किसको चलाएंगे? टरबाइन को। और टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर घूमेगा और आउटपुट पे भुकभुकवा लाइट चलेगा। क्लियर है? तो क्या कर रहा है? यही डिफिनेशंस को इधर लैंग्वेज में लिखा दिया गया है केवल। तो देख लो, जनरेटिंग स्टेशन वैसा जगह, वैसा जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट, जहां पर कन्वर्ट किया जा रहा है हीट एनर्जी ऑफ कोल, कोयला के हीट एनर्जी को, कोल कंबशंस कहो तो कंबशंस, कोयला का हीट एनर्जी अगर यूटिलाइज करना है तो उसको कंबशंस के द्वारा ही यूटिलाइज करेंगे। हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट। मतलब कि वैसा जगह पर जहां पर कोयला के हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी का यूज किसके द्वारा करेंगे? कंबशन प्रोसेस के द्वारा। और वह कोयला के हीट एनर्जी का यूज कर कर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वैसे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट। क्लियर है? क्लियर है फंडा? ठीक है, अब हमें देखना है सिलेक्शन ऑफ साइट। ठीक है, तो जस्ट अब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ
थर्मल पावर प्लांट। तो सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब समझ लीजिए कि सिलेक्शन ऑफ साइट बोलते किसको हैं और इसका यूटिलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं। जैसे कि एक बेसिक आइडिया ले लो कि कोई भी प्लांट हम लोग लगा रहे हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह हम लोग लगा रहे हैं, तो उस फैक्ट्री को लगाने के लिए जगह का चुनाव करने का जो प्रोसेस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी में यह पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, या जितना भी हम लोग साइट पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे सबका सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ पढ़ना है, ठीक है। तो वह जगह का चुनाव जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट। मतलब कि प्लांट जहां पर हम लोग लगाएंगे मतलब जहां पर प्लांट हम लोग उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उस जगह के लिए जो जगह का चुनाव करने का जो टेक्निक रहेगा उसी को क्या बोला जाएगा, सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ पावर प्लांट। अब हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब जगह का चुनाव करने के जैसे ही करने जाते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ पॉइंट है, वह सब पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है कि किस किस बातों पर किस किस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए हमें जगह का चुनाव करना है, ठीक है। जैसे कि हम बाइक लेने जाते हैं तो हमारे माइंड में पहले से कुछ चल रहा होता है कि हमें ये काम के लिए बाइक लेना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बाइक परचेज करते हैं। उसी तरह से थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जगह का चुनाव करने का जो प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग सिलेक्शन ऑफ साइट कहेंगे, और इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। वह सब पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है? तो सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट में पहला है सप्लाई ऑफ फ्यूल। अब देखो, चूंकि हम लोग जो फ्यूल्स लाएंगे थर्मल पावर प्लांट में, जो हमारा फ्यूल्स रहेगा वह कोल रहेगा, कोयला रहेगा, और कोयला को हम लोग लाएंगे कहां से, कोल माइंस से। कोयला के खदान से कोयला को लाया जाएगा। तो टेम्पू पे लाएंगे कि मोटरसाइकिल पे लाएंगे, ला सकते हैं टेम्पू पे और मोटरसाइकिल में, जहां पर डे 1000-10,000 टन कोयला का यूटिलाइज होता है, वहां पर टेम्पू से काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों के पास लाने का और बल्क क्वांटिटी में लाने का कोई अनदर साधन चाहिए, और वह बल्क क्वांटिटी में लाने के लिए हम लोग रेलवेज का यूज करेंगे, नहीं तो बाई रोड यूज करेंगे। और बाई रोड भी एकदम एनएच के आसपास, जहां पर हैवी गाड़ी 12 चक्का 20 चक्का ये सब हैवी लोडेड गाड़ी आसानी से आ जाए, ठीक है। तो जगह का चुनाव करते समय यह देखा जाता है कि सबसे इनिशियल पॉइंट हमारा सप्लाई ऑफ फ्यूल्स, वह फ्यूल कोयला का खदान जहां प्लांट लगा रहे हैं वहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं हो, एक रीजनेबल डिस्टेंस पे। अगर बहुत ज्यादा दूरी पे कोयला का खदान रहेगा तो उसको कोयला को खदान से लाने में कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, और इसके कारण हमारे पावर प्लांट पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, जिससे कि वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि लाने का ट्रेवलिंग कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर कोई इक्विपमेंट, कोई मटेरियल, जैसे कि अभी फ्रूट्स वगैरह जो बाजार में बिक रहा है, वैसा फ्रूट्स जो दूर से लाया जा रहा है ना, उसका रेट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेवलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसी में ऐड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान देना है, सप्लाई ऑफ फ्यूल प्लांट के नजदीक होना चाहिए, ना कि प्लांट के पास, ना कि प्लांट के पास ही एकदम ये हो सप्लाई ऑफ फ्यूल्स हो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। एक रीजनेबल डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। कोयला का खदान, एक हिंदी भाषा में सुन लीजिए, कोयला का खदान पावर प्लांट के नजदीक होना चाहिए, और वह कोयला के खदान से कोयला हम लोग ट्रेन या बाई रोड, बाई ट्रक या बाई ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा हम लोग अपने प्लांट में आसानी से ला सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा बाबू, सप्लाई ऑफ फ्यूल्स। और चूंकि फ्यूल्स यहाँ क्या है, फ्यूल्स यहाँ क्या है, कोल। फ्यूल्स हमारा क्या है, कोल, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए, इट इज लोकेटेड नियर द कोल माइंस सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। जैसे कि जो कोयला हम लोग लाएंगे, सपोज दैट यह कोयला लाया गया कोल माइंस से कोयला लाया गया, और यह हमारा प्लांट है, तो यह एक रीजनेबल डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर यह डिस्टेंस बढ़ेगा ना बाबू, तो तुमको कोयला का रेट तो यहां पर तो वही होगा, लेकिन यह जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है,
या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यह बढ़ जाएगा, और यह बढ़ेगा तो प्लांट पर यूनिट कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसलिए एक रीजनेबल डिस्टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्लांट को कोयला माइंस में ही लगा दे, नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं वैसा, अगर प्लांट को कोयला माइंस में भी लगा देते हैं तो कंज्यूमर से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट होता है जिसको कि हम लोग वह कोयला माइंस में नहीं लगा सकते हैं, एक नियर अबाउट डिस्टेंस पर उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ फ्यूल्स। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि कोयला को जलाकर हम लोग पानी को गर्म कर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उस स्टीम की मदद से हम लोग टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन कपल्ड रहता है अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर रोटेट करता है। ठीक है, तो यह पूरे प्रोसेस में वाटर का यूटिलाइजेशन है और पानी रहना जरूरी है। अब जैसे ही टरबाइन पे स्ट्राइक करता है स्टीम, तो वह स्टीम जो बाहर निकलता है टरबाइन से, एक प्रोसेस के द्वारा जो बाहर निकलता है, उसको हम लोग कंडेंसर में ले जाते हैं। आगे बताएंगे कि कंडेंसर क्या करता है। और वह कंडेंसर में स्टीम को ठंडा कर फिर से पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह सारे प्रोसेस में काफी बल्क अमाउंट में, काफी ह्यूज ज्यादा मात्रा में हमें पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट लगाने से पहले यह भी देखा जाता है कि हमारे पास उस जगह के आसपास नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर कहने का मतलब या तो नदी हो या कैनल हो। कैनल मतलब नहर। ठीक है, अगर ये सब नहीं हो तो हम लोग भूमिगत जल का भी उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यह देखा गया है कि नदी के नजदीक या कैनल, कोई नहर है, नहर के नजदीक हमारा थर्मल पावर प्लांट रहे और वही नहर के पानी को हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार थर्मल पावर प्लांट में टेक करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब वाटर बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, नियर टू द प्लांट, प्लांट के नजदीक, प्लांट के बहुत ज्यादा दूर नहीं। इसका थ्योरी क्या करा, एज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसर। कंडेंसर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि कंडेंसर क्या होता है। अभी आप समझिए कि कंडेंसर एक ऐसा उसमें इक्विपमेंट लगा रहता है जो स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। Therefore, such a plant should be located at the bank of river। देखिए ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे या नियर द कैनल। नियर द कैनल मतलब कि कोई नहर वगैरह के किनारे है, जिससे कि हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर मिलते रहे। क्लियर है? क्यों करेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग उसको भाप में बदलेंगे। भाप में बदलकर वो जो भाप अपना टरबाइन से टकरा कर फिर से स्टीम में ही है, तो उस स्टीम को ठंडा कर हम लोग फिर से उसको पानी में कन्वर्ट कर फिर से बॉयलर में देंगे। क्लियर है? इसलिए हमेशा ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कंडेंसर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में ऐसा नहीं है कि केवल कोयला को ही लाया जाता है, बहुत सारा हैवी मशीनरी लाया जाता है, बहुत सारा इक्विपमेंट लगा रहता है। वो सब हैवी मशीनरी बाई रोड आता है या बाई ट्रेन के द्वारा। तो अगर हमारे प्लांट में प्लांट के पास अच्छा से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मे बी रोड, मे बी रेल या बोथ, दोनों हो सकता है। रेल भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में दोनों होता है, रेल भी होता है, रोड भी होता है। ठीक है, तो दोनों होना चाहिए, जिससे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट जो हमारा हैवी मशीनरी है उसको आसानी से प्लांट तक लाया जा सके। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी। मटेरियल मतलब कि जो भी वहां पर हम लोग अदर मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि हमको थर्मल पावर प्लांट में जाना है तो जाने में ही 4-5 दिन लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए विथ रीजनेबल रेट। क्लियर है? तो आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हमारा जो फोर्थ वन पॉइंट है बच्चा, वह है कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट करने का मतलब हो जाएगा कि हम पावर प्लांट को लगाने जा रहे हैं, तब वहां पर बहुत अधिक एरिया वाला जगह का चुनाव करना होगा। अगर वह जगह बहुत कॉस्टली हो
तो हमारा प्लांट लगाने का खर्च भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जमीन जो हम लोग परचेज करेंगे, इधर गवर्नमेंट से लेते हैं, नहीं तो कोई जमीन मालिक से परचेज करते हैं, तो वह जमीन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल रेट में होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करता है, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। लैंड शुड बी चीप एंड फर्दर एक्सटेंशनल। तो चीप मतलब कि सस्ता होना चाहिए, फर्दर एक्सटेंशनल कहने का मतलब है कि सपोज डेट अभी हम 200 मेगावाट का प्लांट लगाएं और इन फ्यूचर 1, 2 या 3 ईयर्स बाद हम चाह रहे हैं कि फिर से उसी जगह पर प्लांट के कैपेसिटी को और बढ़ा दें, और वह कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें और अल्टरनेटर टरबाइन का व्यवस्था करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या है कि अगर जगह नहीं हो तो हम फर्दर उसी में प्लांट को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए लैंड थोड़ा सा अधिक ही लिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कभी एक्सटेंशन करना। एक्सटेंशन मतलब कि द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट शुड मस्ट बी इनहैंस्ड, इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए हमें जगह का चुनाव करना जरूरी है, और ज्यादा जगह होना चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकें। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नियरनेस ऑफ लोड सेंटर। लोड सेंटर कहने का मतलब हो गया कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस हो, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कैसे आया, कंडक्टर के द्वारा आया। वह कंडक्टर किससे होते गया, पोल और टावर से होते हैं। और अगर हमारे और जनरेटिंग स्टेशन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाए, तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किया जा रहा है, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? इसलिए लोड सेंटर के नजदीक होना चाहिए। अब यह नहीं कह रहे हैं कि जिसका घर है उसी के बगल में थर्मल पावर प्लांट लगा, नहीं, एक रीजनेबल डिस्टेंस में होना चाहिए, जिससे कि हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करे। ठीक है, तो वह बोला जा रहा है नियरनेस ऑफ लोड सेंटर। यहाँ लोड सेंटर का मतलब आप समझिए इलेक्ट्रिकल लोड, और इलेक्ट्रिकल लोड को हम लोग कंज्यूमर बोल सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग ना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या हुए, कंज्यूमर हुए। तो इसमें क्या कह रहा है बाबू, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन कॉस्ट द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द लोड। जनरली नियर द सेंटर ऑफ द लोड मतलब कि कह सकते हैं एक यूजुअल डिस्टेंस में हम लोग थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट को एक यूजुअल डिस्टेंस में लगाते हैं। ठीक है, तो थर्मल, अब कोई भी पावर प्लांट को एक यूजुअल डिस्टेंस में लगाया जाता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, थर्मल। तो थर्मल पावर प्लांट भी एक यूजुअल डिस्टेंस में कंज्यूमर से या इलेक्ट्रिकल लोड से रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। अब चूंकि थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाएंगे तो वहां पर काफी अधिक मात्रा में पॉल्यूशन होता है। अगर वह पॉल्यूटेड एरिया के पॉपुलेटेड मतलब कि काफी हैविली क्या है, पॉपुलेटेड एरिया के नजदीक हो, तो वह पॉल्यूशन के कारण वह पॉपुलेटेड एरिया को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू आ सकता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट ज्यादातर केसेस में पॉपुलेटेड एरिया या थिकली पॉपुलेटेड एरिया से दूर होता है, ड्यू टू द मेन रीजन आर पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन कहां से आएगा, कोयला को जलाएंगे तो जो फ्यूम्स निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो सब के कारण हमारा वहां पर पॉल्यूशन होगा, और इस कारण से हम लोग थर्मल पावर प्लांट को पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा सा दूर देते हैं। क्लियर है? As the huge amount of coal is burnt in the steam power stations, therefore smoke and fumes pollute the surrounding area. कोयला के कारण जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड होगा, उससे बचने के लिए हम लोग कोयला थर्मल पावर प्लांट को पॉपुलेटेड एरिया से क्या रखते हैं, दूर इस्टेब्लिश करते हैं। लास्ट वन हमारा क्या है बाबू, लेबर सप्लाई। चूंकि प्लांट बनाते समय और प्लांट को रन कराने में काफी ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। मैन पावर दैट मीन्स लेबर, और यह लेबर दोनों तरह का होगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, और वह लेबर एक आसानी से, अच्छे से और कम रेट में मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो लेबर सप्लाई का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे प्लांट में। कैसे कहते हो, कह रहे आज लेबर नहीं आया तो मेरा काम रुक गया। तो अगर सोचो कि थर्मल पावर प्लांट में काम रुक जाएगा, कोयला नहीं बर्न हो पाया किसी दिन, तो सोचो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलाइज कर रहा था वो सब यूटिलाइज नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा वहां पर लॉसेस हो। इसलिए लेबर सप्लाई इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ कहा जा रहा है। स्किल्ड कहने का मतलब समझ गए, स्किल्ड और अनस्किल्ड मतलब समझ लो। सपोज दैट कि कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री है, मिस्त्री के साथ एक लेबर है,
ठीक है। तो जो मिस्त्री होता है ना उसको स्किल्ड बोलते हैं, और जो लेबर हुआ उसको क्या बोलते हैं, अनस्किल्ड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हो जो एक एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में। कैसे घर में कभी घर बन रहा हो तो एक मिस्त्री रहता है, मिस्त्री के साथ हेल्पर रहता है, तो हेल्पर हमारा अनस्किल्ड होता है। बात को छोड़ दो, बात का वही हेल्पर फिर स्किल्ड में बन जाता है, और जो स्किल्ड वाला हुआ वो बेचारा बेरोजगार हो जाता है, बात का छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो सिस्टम होता है वो हमारा स्किल्ड और अनस्किल्ड कहलाता है। लेबर जो हो गया अनस्किल्ड कहलाया, और जो मिस्त्री जी हो गए वो हमारे स्किल्ड कहलाए। तो दोनों तरह का स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन दोनों का तरह का है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल रेट। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है रीजनेबल रेट, ठीक है। अब बात है बाबू कि हम जब घर में काम करा रहे हैं तो हमें दो तरह का मिस्त्री मिलेगा, एक जिसका की कॉस्ट ज्यादा हो, जो दूर से आएगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा हो, एक जिसका की कॉस्ट कम हो। हम लोग किसको परचेज करते हैं, किसको बुला कर लाते हैं, जिसका कॉस्ट एक रीजनेबल रेट में हो, ठीक है। तो यह रीजनेबल रेट में होना चाहिए, ना बहुत अधिक और ना बहुत कम, नियर द साइट ऑफ द प्लांट, हमारे साइट्स के बगल में, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत सारे, यह जो थर्मल पावर प्लांट हो गया इसको बनाने का जो प्रोसेस रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइट। और यह सिलेक्शन ऑफ साइट को बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है, और यह सारे पॉइंट के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यह सारे पॉइंट के बारे में हम लोगों को देखना है, और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राइट ऑन द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। आगे जितना भी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे सब में हम लोग सिलेक्शन ऑफ साइट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।